Assalamualaikum student, I am सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, आपको पता है कि ये एमसीक्यूज की सीरीज है, तो लिहाजा ये चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इस पार्ट के अंदर हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो एमसीक्यूज के अंदर फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज को अब डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या चीज़ है वो चीज़ आपको मैं बता दूं कि बेटा सबसे पहली बात ये कि आपको ये एमसीक्यूज नजर आ रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 9 है, 2010 से लेकर 2019 तक के अंदर जो एमसीक्यूज आए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे और उसकी जो क्या बोलते हैं पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज हैं जो 2010 से लेके 2019 तक आए हुए हैं। उसके अलावा 2020 2021 के एमसीक्यूज क्या हैं, अब वो जो होंगे वो मैं इंशाल्लाह जो चैप्टर वाइज नहीं वो एयर वाइज सोल्व करूंगा। यानी कि 2020 के अंदर तो आपके पेपर हुए नहीं थे, 2021 का जो पेपर होगा उसको मैं उठाऊंगा और उसको समझाना स्टार्ट कर दूंगा डायरेक्ट वाइज। लेकिन उनको समझने से पहले यानी कि जब एयर वाइज करवाऊंगा, एयर वाइज को करने से पहले आपको ये वाली बात पता है कि आपको ये एमसीक्यूज रिवाइज होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें मैं एमसीक्यूज के साथ साथ पहले फार्मूलाज पढ़ाऊंगा फिर आपको एयर करवाऊंगा। तो लिहाजा इंशाल्लाह अभी तो नहीं, आगे जाके अगर फ्यूचर में अगर आपको कोई बच्चा देख रहा होता है आज से 2 साल 3 साल बाद, तो उसके लिए क्या होगा 2010 से लेकर 2019 तक तो वो देख लेगा। लेकिन उसके बाद एयर वाइज जो होंगे उनके लिए वो क्या करेगा कि वो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट देख सकते हैं एयर वाइज, यानी कि 2021 के 2022 के 2023 के जो होंगे वो। तो उनको देखने से पहले आपको ये देखना होगा क्योंकि इनमें पहले चैप्टर में एमसीक्यूज पढ़ लेंगे, पहले फार्मूलाज पढ़ लेंगे, फिर एमसीक्यूज देख लेंगे। तो अच्छी खासी तैयारी होने के बाद फिर आप वो देखेंगे तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चलेंगे अब हम एमसीक्यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2010 से लेकर 2019 है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि इनके अंदर अच्छे खासे एमसीक्यूज है जो रिपीट भी हो रहे थे, तो वो एमसीक्यूज मैंने नहीं लिए। लेकिन ऐसे एमसीक्यूज जो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के थे लेकिन वैल्यूज डिफरेंट थी, तो वो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें एमसीक्यूज नंबर 1। इसमें कह रहा है b बराबर है p1 p2 के। तो ये बेसिकली क्या है, एक कॉम्बिनेशन फॉर्म है और p1 वेक्टर दे दिया है और p2 वेक्टर दे दिया है। आपको पता है वेक्टर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। फिर कह रहा है कि b1 वेक्टर को क्या करना है, मालूम करना है। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ b है वो मालूम करना है। तो सबसे पहले b मालूम करेंगे यानी कि कॉम्बिनेशन फॉर्म मालूम करेंगे इन दोनों की मदद से और फिर उसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो चलिए ये मालूम करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो है उसके अंदर हम क्या मालूम करेंगे, p1 p2 मालूम करेंगे। तो बेटा क्या है, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है, तो कॉम्बिनेशन फॉर्म मालूम करने के लिए बाद वाले को पीछे से माइनस कर दे तो p2 माइनस p1 हो जाएगा। तो भाई p2 आपके पास क्या लिखा हुआ है जरा देख लें। p2 आपके पास लिखा हुआ है 3 1 और -2। ठीक है जी, p2 माइनस p1। तो p1 क्या है यहाँ पे 1 0 0। ठीक है जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले p1 p2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, अब इनको माइनस करना है। तो जरा देखिए 3 माइनस जो अब 3 ये वाला पहले वाले पहले से, दूसरा वाला दूसरे से और तीसरा वाला तीसरे से माइनस करें तो 3 माइनस 1 किया तो ये 2 आ गया सिंपल। फिर 1 माइनस 0 किया तो 1 आ गया। तो इसके बाद में -2 माइनस यहाँ पे थर्ड में क्या लिखा है 0 लिखा है, तो उसको 0 माइनस किया तो आपके पास ये -2 ही आ जाएगा। तो लिहाजा आपके पास p1 p2 जो कॉम्बिनेशन फॉर्म थी वो क्या आ गई ये। तो ये किसके बराबर है, p1 p2 बराबर है b के। ठीक है जी स्टूडेंट, ये इसके बराबर। तो यहाँ पे अब आपको इसकी क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो बेटा मैग्नीट्यूड मालूम करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो i के साथ j के साथ जो k के साथ जो लिखा था उनका स्क्वायर कर लें, सिंपल आपके पास मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। तो जरा देखिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा तो पहला वाला i होता है, दूसरा वाला j होता है और तीसरा वाला k होता है। तो i के साथ यानी कि 2 लिखा है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ i 1 लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर और फिर k थर्ड टाइम होता है, k के साथ यहाँ पे क्या लिखा है -2 तो उसका स्क्वायर। सिंपल, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जरा देखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर किया 4, माइनस हो जाएगा खत्म, ऊपर पावर थी इवन। तो लाते स्क्वायर रूट लिया तो 4 1 5 और 4 9 हो गए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिया 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b आपके पास क्या निकल के आया, 3 निकल के आ गया। तो लिहाजा पार्ट नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा 3। तो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है जी बच्चों, अब इसका चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2 करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 2 में क्या कह रहा है, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r, यानी कि आपको इस वेक्टर का क्या मालूम करना है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है। ठीक है जी, यूनिट वेक्टर सिंपल, डायरेक्शन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन का होगा उसका यूनिट वेक्टर मालूम करो, सिंपल। तो भाई यूनिट वेक्टर सबसे पहले किसका वेक्टर का मालूम करना है, जो वेक्टर आपको दिया उसको लिख लेते हैं, फिर यूनिट वेक्टर मालूम करके बताते हैं। तो भाई 2 क्या लिखा हुआ है, 2i प्लस i j माइनस के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास एक दिया हुआ वेक्टर, इसका क्या है, यूनिट वेक्टर मालूम करो। तो भाई यूनिट वेक्टर को हम प्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर कैप पे ना आगे, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है भाई, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे r दिया था इसलिए आपने पूरे r लिख दिया। मैंने आपको a के फार्मूले से कराया था तो कोई मसले की बात नहीं है। मेन आपको पता होना चाहिए ऊपर वेक्टर आएगा और नीचे इसके मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा। भाई वेक्टर आपको दिया हुआ है, वेक्टर क्या दिया हुआ है r,
इज इक्वल टू 2i, सॉरी i इसके ऊपर ये आएगा, ठीक है। तो 2i प्लस जे माइनस के, ठीक है। ये एक वेक्टर दिया, इसका क्या मालूम करना है, यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले आपको पता है यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए ऊपर वेक्टर होगा और नीचे इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा। तो मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। मैग्नीट्यूड मालूम करना इंतहाई आसान। क्या होता है भाई, i के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, j के साथ जो लिखा होता है उसका स्क्वायर, k के साथ जो लिखा होता है उसका स्क्वायर। तो सिंपल आपके साथ जो जो चीजें उनका स्क्वायर कर दिया और होल के ऊपर क्या लगता है, स्क्वायर रूट। तो अब जरा देखिए, स्क्वायर लिया 2 का 4, 1 का स्क्वायर किया 1, 1 का स्क्वायर किया 1, माइनस का खत्म हो जाएगा। तो इसको जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 और 6 हो जाएगा। तो आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकल के आया वो क्या निकल के आ गया बेटा, √6, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे आपको क्या मालूम करना था, यूनिट वेक्टर। तो भाई यूनिट वेक्टर मालूम करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो जरा देखिए वेक्टर क्या दिया था, वेक्टर तो आपको दिया गया था, मेन क्या था भाई, 2i प्लस जे माइनस के, ठीक है। इसके डिवाइड में आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है, √6, ठीक है बच्चों। तो आप जरा देखिए, आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है और इसको चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, √6, ठीक है, 2i प्लस 2 जे माइनस के, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपकी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जरा देखें यही लिखा हुआ है, यानी कि ये जो वेक्टर निकाले ये डिवाइड होता है, उसको बस साइड में करके लिख दो, उससे मल्टीप्लाई करके तो ये दोबारा फॉर्म बन जाएगी। तो लिहाजा आप इस तरीके से आपके इधर लिखा है, ताकि मैंने मोर क्लियर करके दिखा दिया ताकि बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपने क्या यूनिट वेक्टर मालूम किया, तो दिस इज योर आंसर। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। तो पार्ट नंबर 3 पे क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 3 में आपको एक दिया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है, a डॉट b क्रॉस c, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या चल रहे होते हैं, साइक्लिक चल रहे होते हैं, यानी कि इसके इधर आएगा तो जरा देखें a अगर आगे b की जगह आ जाएगा तो जरा देखें a क्रॉस और b फिर c की जगह पे चले जाएगा, ठीक है जी, और फिर c जो है वो इधर आ जाएगा। तो सिंपल। तो अब बच्चे बोलेंगे सर ये फॉर्म बननी चाहिए ना, तो ये वाली फॉर्म देखेंगे कहीं पे भी नजर नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट। ये भी नहीं है। जरा इसको थोड़ा अरेंज करता हूँ आपके आंसर के लिहाज से। देखिए a क्रॉस b एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं और ये क्या है, डॉट हो रहा है, ये डॉट मैंने लिख दिया, ठीक है जी स्टूडेंट। इस ब्रैकेट को जरा यूं कर देते हैं, चलें इसको आगे कर देते हैं। तो अब जरा देखें ये बन गया, यानी कि a क्रॉस b और डॉट c, तो डॉट c आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो लिहाजा इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया और देखेंगे यही आपका राइट आंसर होगा। गलती से इसको और इसको आंसर नहीं लगा दिएगा, ये आंसर बहुत बार आपके एमसीक्यूज में आया हुआ है। अक्सर बच्चे ये बात नहीं करते, एमसीक्यूज के अंदर जो पास पेपर है उसके अंदर ये आंसर गलत लिखा हुआ है, उसका जो राइट आंसर है वो ये है और इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है जी स्टूडेंट। चले जी, ये पार्ट नंबर एमसीक्यू 3 भी हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे चलते हैं, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम ये इस साइड पे, ठीक है। उम्मीद है कि ये नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो पार्ट नंबर 14 यानी कि 14 कह रहा हूँ, 4 एमसीक्यूज लेके चलते हैं। तो बेटा 4 एमसीक्यूज क्या है, जरा देखें। a एंड b आर परपेंडिकुलर देन a डॉट b। अब a परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, बेसिकली a वेक्टर है और दूसरा वेक्टर क्या है, b। तो ये एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब कि एक दूसरे से 90 का एंगल बना रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये बताओ a डॉट b क्या होगा। तो बेटा a डॉट b का सबसे पहले आपको ये बताना है। तो सबसे पहले a डॉट b फार्मूला आपको पता होना चाहिए भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, ठीक है। ये वाली बात आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आता है। अब आपको पता है इनके दरमियान में कितना कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो जरा देखें कोस 90 निकालें, कोस 90 निकालते हैं, अभी कैलकुलेटर उठाते हैं और कोस 90 लिखते हैं। तो कोस 90 देखेंगे 0 आ गया। तो बेटा जरा आप देखें यहाँ पे a मैग्नीट्यूड ऑफ b और यहाँ कोस 90 कितना है, 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होल क्या हो जाएगा, 0। तो लिहाजा a डॉट b जो आया वो क्या आ गया, 0। तो लिहाजा जब दो वेक्टर एक दूसरे से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। तो लिहाजा आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा सी, ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब आगे चलते हैं, इसका एमसीक्यूज नंबर 5 पढ़ते हैं। तो भाई एमसीक्यूज 5 में क्या कह रहा है, इफ द 3 वेक्टर ए बी सी आर द कोप्लेनर, ठीक है जी, देन। तो बेटा कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, आपको पता है एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होता है। अब ऐसे 3 वेक्टर जो एक ही एक्सिस के ऊपर लाया कर रहे होते हैं उसको हम कोप्लेनर कह रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ऐसा वेक्टर उसमें क्या होता है कि ये बेसिकली ये जो ब्रैकेट लगाया हुआ है और एक ए बी सी लिखा है, बेसिकली इनका ट्रिपल प्रोडक्ट बता रहा है। तो इनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, जब एक प्लेनर, जब 3 वेक्टर एक वेक्टर पे लाया करते हैं उसको कोप्लेनर कहते हैं। और कोप्लेनर का जब हम ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं तो वो 0 आता है, ठीक है, इक्वल टू 0 होता है। तो ये बात कंडीशन जो आपको याद होनी चाहिए। तो इसको हमने सिंपल, आपका आंसर जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा पार्ट के 5 का। अब इसके बाद में हम एमसीक्यू नंबर 6 डिस्कस करते हैं। भाई इसमें क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द वेक्टर i प्लस जे माइनस के आर। अब इनके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालें। बेटा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होते हैं, बेसिकली जो वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से क्या एंगल बन रहा होता है उसको बता रहा होता है। तो भाई इसको निकालते कहते हैं कोस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू ये बराबर होता है एक्स अपॉन वेक्टर के मैग्नीट्यूड। इसको मिसाल के तौर पर मैं वेक्टर ले लेता हूँ आर, जहाँ पे जो वेक्टर दिया है उसका एक ये हो गया। उसके अलावा कोस बीटा, बीटा बेसिकली जेड एक्सिस के साथ बन रहा होता है, तो जेड अपॉन आर आ जाता है। तो इसी तरह से कोस गामा,
ठीक है जी। गामा और उसके यहाँ पे जो होता है सॉरी एक्स वाई, यहाँ पे बीटा है, बीटा बेसिकली वाई एक्सिस के साथ बना होता है, जेड की जगह क्या आएगा वो आएगा, इसको सॉरी सही कर लेगा। और जो गामा होता है वो जेड एक्सिस के साथ बन रहा होता है, ठीक है जी स्टूडेंट। और इसके नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डिवाइड करते हैं। बेसिकली डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जो है वो अल्फा बीटा और गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होते हैं, उनका फॉर्मूला ये होता है। अब एक्स वाई जेड क्या होता है और ये मैग्नीट्यूड क्या होता है ये बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपको बोला गया था, क्या बोला गया था 6 के अंदर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, तो ये एक वेक्टर जो दिया हुआ है, यहाँ पे वेक्टर दिया हुआ है आई प्लस जे माइनस के, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वेक्टर जिसको आर मैं कंसीडर करता हूँ, इसके सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड मालूम कर लें, क्योंकि आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन मालूम करने के लिए निकालने के लिए ये जरूरी होता है मैग्नीट्यूड। तो भाई मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए आई के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर और के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर, ठीक है जी स्टूडेंट। तो वो सिंपल आपने करें तो जरा देखेंगे 1 का स्क्वायर किया 1, 1 का स्क्वायर किया 1 और 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा खत्म। तो अंडर रूट 3 का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। इनको ऐड करें, ये आ गया सिंपल। तो यहाँ पे आपको क्या निकाला, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के फॉर्मूले मैंने बता दी है भाई, कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड का, उसका डिवाइड करना उसका मैग्नीट्यूड। तो भाई एक्स इस वेक्टर के अंदर क्या होता है, बेसिकली आई के साथ, आई एक्सिस, आई जो होता है आई यूनिट वेक्टर होता है बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ होता है, एक्स एक्सिस का होता है। तो एक्स एक्सिस आई के साथ जो नंबर लिखा होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, तो लिहाजा एक्स आई के साथ एक्स लिखा होता है, तो आई के साथ तो क्या लिखा है यहाँ पे 1, तो 1 आ जाएगा। उसके डिवाइड में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अभी आपने निकाला अंडर रूट 3, ठीक है जी स्टूडेंट। फिर इसके बाद आगे चलते हैं कोस बीटा। तो कोस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो भाई यहाँ पे y क्या होगा, y बेसिकली j के साथ जो लिखा होगा वो होगा, तो j के साथ क्या लिखा है यहाँ पे 1 लिखा है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 बन गई और मैग्नीट्यूड आपने निकाला अंडर रूट 3। फिर इसके बाद में हम कोस गामा कर लेते हैं, ठीक है। तो कोस गामा बराबर है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ z अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर। तो भाई z बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, k के साथ जो होगा वो z की वैल्यू, k के साथ यहाँ पे -1 लिखा हुआ है और डिवाइड में क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपने निकाला वेक्टर का अंडर रूट 3। तो लिहाजा आपका जो क्या बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन बनेंगे वो क्या बनेंगे 1, सबसे पहले क्या बोले है अंडर रूट, ठीक है। फिर इसके बाद में 1 अंडर रूट 3 और -1 अंडर रूट 3। तो ये आपका आंसर बना चाहिए। तो जरा देखें क्या बना हुआ है, तो ये जो डी लिखा हुआ है यानी तीसरे वाले के साथ माइनस आएगा ना, तो यही तीसरा वाला है, तो ये वाली फॉर्म बनी चाहिए। तो आपका डी आंसर होगा एमसीक्यू 6 का, ठीक है जी स्टूडेंट। अब इसके आगे चलते हैं, एमसीक्यूज क्या करना है 7 करना है। तो 7 एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा आसान है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि आपको वेक्टर दिया गया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आई अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 5, ठीक है जी। अब इसका क्या निकाला है, आपको मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो मिसाल के तौर पर इसको लेट में ले लेता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये बराबर है आर, इसको रेट आर ले लेता हूँ, ये वेक्टर है, इसका आपको क्या मालूम करना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड पता है इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और मैग्नीट्यूड मालूम करने का एक तरीका क्या होता है भाई, आई के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो लिखा है जे की फॉर्म के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -अंडर रूट, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर इसका स्क्वायर करना है। तो भाई यहाँ पे -√5 के साथ जो लिखा उसका स्क्वायर और होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, जरा देखें 1 का स्क्वायर लिया 1 और स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ 3 माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल 3 रह जाएगा। इसी तरीके से जब स्क्वायर रूट जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट ऑफ 5 पे आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट और माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 5 बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको तरह सिंपलीफाई करें 1 और 3 4 और 5 कितना हो गया 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिया आपके पास 3 आ गया। तो लिहाजा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो था आपके पास क्या निकल के आ गया 3। तो आपने सिंपल आपने 3 को टिक कर देना, तो 3 आपके बी है। तो इस तरीके से आपका एमसीक्यू 7 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोगों ने करना है 8 एमसीक्यूज। तो 8 एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यानी कि एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है इसके इस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो मेन जो चीज है वो आपको यूनिट वेक्टर ही मालूम करना है। तो भाई वेक्टर सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। आपके पास 8 वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है जी। ये एक वेक्टर दिया, इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो यूनिट वेक्टर मालूम करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है भाई, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है जी स्टूडेंट। तो भाई ये एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर आपको दिया क्या दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है जी स्टूडेंट। सिंपल सा वेक्टर लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आपको पता है यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए इसके साथ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड मालूम करने का सबसे आसान तरीका, आई के साथ क्या लिखा है 1 उसका स्क्वायर, जे के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, फिर के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। इनका होल के ऊपर क्या लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है स्टूडेंट सिंपल। तो इनका स्क्वायर +1 +1, क्योंकि स्क्वायर लेंगे 1 1 ही आ जाएगा, तो इनका अंडर रूट 3 बन जाएगा। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है वो क्या है अंडर रूट 3। तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि भाई यूनिट वेक्टर मालूम करना है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपको जो दिया हुआ था वो क्या दिया है +3 1 i j और
प्लस सिंपल के, ठीक है जी, वेक्टर लिख दिया और इसके डिवाइड में मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड √3 आपने मालूम कर लिया है। तो आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और चाहे तो इसको इस साइड से यूं निकाल के भी लिख दें, तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि आपको आंसर की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए, आपको समझ आई। मेन चीज तो आपको समझ आ गई ना कि आंसर आपका यही बन रहा है। तो ये देखिएगा, ये जो फॉर्म है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये फॉर्म आपको इधर लिखी हुई है, तो ये सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नोवा एमसीक्यूज करते हैं। तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए मालूम करना है। तो भाई एक वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपके पास 3i, ठीक है, -j + 2k, ठीक है, ये एक वेक्टर दिया हुआ है। अब इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो मैग्नीट्यूड मालूम करने का आसान तरीका कि ये बार लग गया। अब इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, i के साथ क्या लिखा है 3 उसका स्क्वायर, फिर j के साथ जो लिखा हुआ है -1 उसका स्क्वायर, फिर k के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, ठीक है। अब इनका स्क्वायर कर दिया और होल के ऊपर क्या लगता है स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो जरा देखें क्या होगा, 10 और 1 14। तो आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकला, ठीक है, वो क्या निकल गया √14। तो सिंपल आपने इसको टिक कर देना है। तो कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 9 का ये रहा √14। सिंपल सी आपका आंसर हो गया। अब करना है एमसीक्यू नंबर 10। तो एमसीक्यू 10 जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए बराबर है P1 P2 के कॉम्बिनेशन फॉर्म के, वेयर P1 एंड P2 डेट एंड देन मैग्नीट्यूड आपको ये मालूम करना है, ए का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, लेकिन उससे पहले ए मालूम करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन फॉर्म मालूम करनी पड़ेगी। तो सिंपल आपको सबसे पहले ए किसके बराबर है, ए वेक्टर बराबर है P1 P2 यानी कि कॉम्बिनेशन फॉर्म के। तो कॉम्बिनेशन फॉर्म मालूम करने के लिए P2 - P1 होगा, यानी कि बाद वाले को पीछे से माइनस करना होगा। तो P2 वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वो देख लेते हैं। P2 वेक्टर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0 4 4 माइनस, फिर P1 वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे जरा देखें, 0 - 0 आपको पता है माइनस हो जाएगा, 0 माइनस किया 0, 4 - 0 किया तो आपको पता है 4 और 4 - 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस किया तो वो 4 - 1, क्योंकि थर्ड पे यहाँ पे थर्ड है, पहला वाले से, दूसरा दूसरे वाले से और तीसरा तीसरे वाले से ही होगा। तो 4 - 1 किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो ये आपने क्या मालूम कर ली, कॉम्बिनेशन फॉर्म मालूम कर ली, जो इसके बराबर थी, ये आपके पास ए निकल के आ गया है। लेकिन आपने इस ए का क्या मालूम करना था, इसे का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, होल पे क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट, आई के साथ लिखा हुआ है 0 उसका स्क्वायर, जे के साथ क्या लिखा हुआ है 4 उसका स्क्वायर, के के साथ यहाँ पे क्या लिखा है 3 तो उसका स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करें तो जरा देखें, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर किया 16, 3 का स्क्वायर किया 9, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो जरा देखेंगे 25 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 25 कितना होता है 5। तो लिहाजा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो निकला वो क्या निकल गया आपके पास 5 निकल गया। तो दिस इज योर आंसर। तो एमसीक्यू में सिंपल 10 का देखिए 5 क्या कहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो भाई ये क्या हो गया, मैंने ये किया ना, ओ सॉरी मैंने अच्छा मैंने क्या करा है, मैंने 12वां किया ना, मैंने 12वां सोल्व कर दिया गलती से। मैं कर 10 रहा हूं लेकिन मैंने 12वें की वैल्यूज ले ली हैं। देखें P1 P2, 12वें में भी क्या करना था, ए वेक्टर है उसका P1 P2 दिया हुआ है और देखिएगा बिल्कुल सेम वैल्यू जो वेक्टर दिए हुए थे वो मैंने सेम ले लिया, बेसिकली 12 की वैल्यू ले ली है। तो मैं कर 10 सोल्व रहा था लेकिन 12 ले लिया। तो जरा देख लें इधर भी आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो भाई सेम तो नहीं आ रहा, वैल्यूज तो अलग अलग है, तो लिहाजा इसका आंसर 5 होना चाहिए, 5 आ गया, ठीक है। तो इसको 10 को काट के यहाँ पे 12 कर लिएगा, ठीक है। मैंने 12 सोल्व करवा दिया, अब मैं 12 करवा दे, 12 सोल्व करवाने के बाद अब मैं 10 सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो 12 जरा देखेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे किया, लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यूज अलग दी है तो कोई मसले की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बराबर है P1 P2 यानी कॉम्बिनेशन फॉर्म के, और P1 P2 ये दिया और देन ए वेक्टर यानी कि इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो सबसे पहले जरा देखें ए, ठीक है, जो बराबर है P1 P2 की कॉम्बिनेशन फॉर्म के, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये कॉम्बिनेशन फॉर्म मालूम करने के लिए क्या करेंगे आप बेसिकली बेटा, आप इसको आपको पता है बाद वाले को पीछे वाले से माइनस करेंगे, जैसे हमने अभी एमसीक्यू 12 में किया है। तो भाई P2 की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या दी हुई है, P2 की वैल्यू ये लिखी हुई यहाँ पे, ठीक है। तो जरा देखिएगा क्या होगा, -3 1 और 2 माइनस P1, तो P1 आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0 0 1, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इसको जरा देखें सिंप्लीफाई करेंगे, जरा देखें पहला दूसरे तीसरे से काम होगा। तो -3 - 0 किया तो यहाँ पे -3 ही रहेगा, 1 - 0 किया तो यहाँ पे 1 रहेगा, और 2 - 1 किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये बेसिकली P1 P2 की कॉम्बिनेशन के बराबर, और ये किसके बराबर है, ए वेक्टर के। तो यहाँ पे आपको इसका क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड मालूम करना है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो लिहाजा मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए आपको पता है क्या करेंगे भाई, होल पे मैग्नीट्यूड क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। आई के साथ क्या लिखा है यहाँ पे -3, जे के साथ क्या लिखा है यहाँ पे 1, और के साथ क्या लिखा है यहाँ पे 1, उनके स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखेंगे 3 का स्क्वायर किया 9 माइनस हो जाएगा खत्म, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये मैग्नीट्यूड 11 बन जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करें तो सिंपल 8 नंबर यानी कि एमसीक्यू 10 का भी आंसर जो बनेगा वो √11 बन जाएगा। तो दिस इज योर आंसर।
अब क्या रह गया एमसीक्यूज 11। तो एमसीक्यूज 11 करते हैं। तो भाई एमसीक्यूज 11 में क्या कह रहा है, इफ टू वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल के 0 नहीं है, एंड सच दैट के ए डॉट बी, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है फिर भी भाई किसके बराबर है, 0 के बराबर है, देन द वेक्टर आर क्या होंगे। अब ये बताएं वेक्टर किसके बराबर होंगे। तो बहुत ही ज्यादा आसान है बेटा ये वाली बात, ये आपको पता है कि भाई ए डॉट बी, ठीक है, ये किसके बराबर होते हैं, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। और उसके बाद कोस थीटा। अब ये आपको ये वाली बात आपको पता है, ए डॉट बी कब ए डॉट बी किसके इक्वल 0 होते हैं, जब यहाँ पे एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ 90 कब होता है, यानी एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान में बी वेक्टर के दरमियान में 90 एंगल बन रहा हो। तो इसका मतलब क्या, 90 एंगल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बात सिंपल सी है। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के 90 के होंगे तो यहाँ पे कोस डालेंगे 0 होगा, तो इक्वल टू 0 आगे ए डॉट बी 0 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब होगा कि दो वेक्टर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आपने सिंपल परपेंडिकुलर कंडीशन को टिक लगा देना है, ठीक है जी। मेन चीज क्या थी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है, कब होता है, जब यहाँ मेन बात जो थी, अगर ए 0 पुट करेंगे तो सिंपल आ रहा होता है, लेकिन इसने खुद कहा है कि ए नो इज इक्वल टू 0 और ना ही बी वेक्टर भी नॉट इक्वल टू 0। तो फिर क्या मसला हुआ, तो इसका मतलब यही होगा कि यहाँ पे एंगल जो होगा वो 90 होगा, 90 का मतलब दो जो वेक्टर होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन है वो परपेंडिकुलर लगेगी, ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। आगे चलते हैं 12वां, अभी मैंने आपको करवा दिया था पहले, वो करवा दिया था गलती से जो हो गया था, ठीक है जी स्टूडेंट। अब इसके बाद किसकी बारी आ जाएगी, 13वें की। तो 13वां करते हैं। 13वें एमसीक्यूज में कह रहा है, इफ ए एंड बी और एनी टू वेक्टर, ये ए और बी दो वेक्टर हैं, देन ए माइनस बी एंड ए क्रॉस ए प्लस बी और इक्वल टू, अब क्या होगा जरा इसको जरा समझ लें, टेक्निकल एमसीक्यूज है, ए क्रॉस बी, ठीक है, क्रॉस हो रहा है ए प्लस बी से। अब जरा यहाँ पे एक चीज देख लें बेटा, अगर ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती, अलजेब्रिक होती, तो फिर तो मैं यहाँ पे लगा देता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इसको सिंपल में टिक करता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के टिक कर देता। लेकिन इसने क्या कहा है, इफ ए एंड बी आर द एनी टू वेक्टर, यानी कि वेक्टर के अंदर है, तो लिहाजा फिर इसके ऊपर अलजेब्रिक फॉर्म की आपके पास क्या लगते हैं, फॉर्मूले नहीं लगते। तो लिहाजा ये किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं 2a प्लस, यानी कि ये जो फॉर्म लिखा है ये हो जाएगा इसके a क्रॉस b के, ठीक है जी स्टूडेंट। ये आपने एक्सरसाइज 9.4 के अंदर पढ़ी होगी कि ये प्रूव करने होते हैं इसके बराबर कैसे आता है, तो वहां पे आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर एमसीक्यूज में ये चीज आपकी आई हुई है पास पेपर में, ठीक है, एमसीक्यूज करा रहा हूं पास पेपर के, तो लिहाजा ये जो चीज है आपके पास याद कर लें, ताकि अगर किसी बच्चे ने नहीं वो सोल्व, क्योंकि अक्सर सर नहीं सोल्व करवाते, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो लिहाजा आप इसको याद कर सकते हैं, यानी कि ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, यानी कि जब हो रहे हो तो ये बराबर होता है 2a क्रॉस बी के, ठीक है जी स्टूडेंट। सिंपल आपने इसको टिक कर देना है, दिस इज योर राइट आंसर, इसको गलती से टिक ना कर दिएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद बोला है इफ a डॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि एमसीक्यू 14 में कह रहा है a डॉट बी, यानी कि दो वेक्टर क्या हो रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और इक्वल टू 0 है, ठीक है बच्चों। देन द एंगल बिटवीन दी वेक्टर, अभी ये मैंने बात बताई कि जब एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर क्या है, b है, ये एक दूसरे से क्या है, a डॉट b हो रहा हो तो ये 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक दूसरे से क्या होंगे, 90 के एंगल पे होंगे, क्योंकि cos 90 0 होता है, 0 को मल्टीप्लाई किया तो होल ये 0 ही आ रहा है इस तरीके से। तो लिहाजा आपको पता है इनके दरमियान में एंगल क्या बन रहा है, ये पता करना चाह रहे हैं, ठीक है, a डॉट b देन द एंगल परपेंडिकुलर है, इनके दरमियान में एंगल 90 का बन रहा होगा। तो अब जरा देखें यहाँ पे 90 नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे 90 की फॉर्म में आपको ये चीज लिखी हुई है, आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए, 90 डिग्री में होता है और रेडियन जो होता है वो इस तरीके से होता है, पाई अपॉन 2 में होता है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन में दिया, तो पाई अपॉन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो 90 के बराबर ही होता है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो आपको 90 भी मिल सकता है, पाई अपॉन 2 भी मिल सकता है। तो लिहाजा a डॉट बी इक्वल टू 0 कब होते हैं, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का मतलब 90 होता है, तो लिहाजा वो एंगल पता किया गया था, वो आपने एंगल बता दिया है। यहाँ पे आके आपके एमसीक्यूज होते हैं पास पेपर के कंप्लीट चैप्टर नंबर 9 के। अब मैं एक बात बता दूं कि आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने पीडीएफ की लिंक दी हुई है, एक पीडीएफ 1 दिया और पीडीएफ 2 दिया है। बेटा पीडीएफ 1 के अंदर आपको पास पेपर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ये जो बनी हुई आपको नजर आ रहे होंगे सोल्व वो, और पीडीएफ 2 के अंदर आपको सप्लीमेंट्री क्या मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो वो आपने पकड़ने हैं और उनको सोल्व करना है, ठीक है, सप्लीमेंट्री भी होंगे वो, तो आपने उनको सोल्व करना है जिस तरीके की ये थे बिल्कुल उसी तरीके से इंशाल्लाह आपको वो मिलेंगे। एक डिफरेंट कंडीशन थी जो मैंने आपको फार्मूले की जो वीडियो थी उसमें पढ़ा दी थी, आराम से सोल्व कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो मेरा मशवरा ये है कि आपने अभी जाना है वो पीडीएफ को डाउनलोड करना है और उन पीडीएफ को सोल्व करना है, ठीक है जी स्टूडेंट। इंतहाई आसान हो जाएंगे, कोई मुश्किल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं फ्री होऊंगा तो जरूर आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये वाली बात हो गई। अब इसके अलावा कौन सी रह गई, पार्ट रह गया आपका बुक के एमसीक्यूज। तो इंशाल्लाह जब इसकी अगली
वीडियो अगला जो तीसरा पार्ट बनाऊंगा उसके अंदर बुक को मैं उठाऊंगा और एक्सरसाइज वाइज मैं आपको एमसीक्यूज बता दूंगा कि भाई एमसीक्यूज यानी कि जो भी क्वेश्चन जो एमसीक्यूज बेस है वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन जो एमसीक्यूज आते हैं और जो मुश्किल होगा कोई क्वेश्चन तो उसको भी मैं वहीं पे थोड़ी सी हिंट दे दूंगा कि इस तरीके से सोल्व होगा। तो इंशाल्लाह जिसका तीसरा पार्ट आएगा उसके अंदर मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा, एमसीक्यूज जो करवाऊंगा वो आपको बुक के चैप्टर के करवाऊंगा। ठीक है जी स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।